हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। अपना टॉपिक चल रहा था पादपों में श्वसन। तो कल क्या हुआ कि आपको पता ही है, टेक्निकल इशू आते रहते हैं। तो कल भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। चलती हुई क्लास बीच में ऑफ हो गई थी और क्लास ऑफ हुई थी आपकी लगभग, मान के चलिए यहां पर। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था कि पैरेन्काइमी कोशिका कार्य करती है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अगला है, अब यहां से वैसे तो मैंने कल यहां तक करवा दिया था, लेकिन क्लास क्या हुआ कि टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास यहां पर रुक गई थी। तो आज अपने दोबारा से यहां से शुरू करते हैं। ग्लूकोज के नियंत्रण संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O के साथ ऊर्जा निकलती है। यानी कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक H2O और ऊर्जा मिलती है ATP के रूप में। ये बात हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका के दूसरे अणु के संश्लेषण में होना चाहिए। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपापचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। इस बात का मतलब क्या है? आपको पता है कि जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस बात तक आपको सभी की जानकारी है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारी चीजें वो आपको मैंने बहुत बार आपको करवाई हुई हैं। लेकिन इस बात से ये यह कहना चाहता है कि पादप जो भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, वो इस तरह से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं कि जब भविष्य में आगे ग्लूकोज टूटे तो उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में न मुक्त हो, ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। अगर ऊष्मा के रूप में निकल गई तो ऊर्जा का उपयोग नहीं हो पाएगा, है ना। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है। इस बात का मतलब यह है कि हम तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ATP बनती है, CO2 बनता है और जल बनता है। ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में हमें तो ये लगता है भी हाँ ये एक ही चरण है, एक ही स्टेप है, एक स्टेप में ये पूरा हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती। तो क्या होता है, ये एक चरण में न होकर अनेक छोटे छोटे चरणों में होता है। अनेक छोटे छोटे चरणों में यह होता है। कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP संश्लेषण के रूप में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस लेने का इतिहास है। ठीक है, यही सांस लेने का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यानी कि यहां पर सांस लेना ऑक्सीजन का ग्रहण करना नहीं है, यहां पर है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा के उत्पादन में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रह जाती हैं और उनकी अनुपस्थिति में भी जीवित रह जाती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों में ये जीवित रह जाती हैं। क्या आप ऐसे जीवों के बारे में सोच सकते हैं ऑक्सीजन उपलब्ध क्यों नहीं होती? विश्वास करने के लिए प्राप्त है कि प्रथम, अब आपको लगेगा कि कोई भी कोशिका है वो ऑक्सीजन के बिना कैसे रह सकती है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको प्रमाण दे दूं तो फिर तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहते हैं ना कि हम किसी पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब प्रमाण मिल जाता है तो हमें विश्वास करना पड़ता है। जब प्रमाण मिल जाता है तो हमें विश्वास है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो सर फिर प्रमाण दे दीजिए। तो दे देते हैं प्रमाण क्या है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी। यानी कि पृथ्वी आपको पता है एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो पृथ्वी पर जो पहली कोशिका मिली थी उस टाइम वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध चीजों में हम जानते हैं कि कुछ अनोक्सी श्वसन वातावरण हेतु अनुकूलित कर चुके हैं। इसमें कुछ विकल्पीय अनोक्सी हैं, जबकि कुछ ऑक्सी स्थिति की आवश्यकता विकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों का एंजाइम तंत्र होता है, चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनोक्सी श्वसन हो। सभी श्वसन के प्रकार के लिए एंजाइम तंत्र जरूरी होता है, जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार ग्लूकोज का
पायुर्विक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। क्वेश्चन क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो आप कहोगे कि ग्लूकोज का पायुर्विक अम्ल में बदलना, ग्लूकोज का पायुर्विक अम्ल में बदलना, पायुर्विक अम्ल में बदलना। ठीक है, अब हम करते हैं शुरू अपना ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस के चरण ध्यान में रखने हैं, स्टेप ध्यान में रखने हैं। तो कैसे क्या चीजें होती हैं, तो पहले इस चरण को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन, C6 है। ठीक है, तो इससे जब हम ग्लूकोज को एटीपी देते हैं, क्या देते हैं? क्योंकि इसको टूटने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हमें इसे एटीपी देना पड़ेगा। तो एटीपी देते हैं, तो यह एटीपी होती है वो किस में बदल जाती है? यह एटीपी आपकी बदल जाती है एडीपी में, एडीपी में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब आपको दिमाग में एक बात आएगी कि सर, अब देखो इसकी मैं एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म लिखता हूं। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पर डाई है, यहां पर ट्राई, यहां पर कहते थे फॉस्फेट के 3 अणु थे, यहां पर फॉस्फेट के 2 अणु रह गए, मतलब एक अणु यहां पर उपयोग हो गया फॉस्फेट का। तो इस वजह से यहां पर एक अणु ऐड हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि एक अणु फॉस्फेट समूह यहां पर ऐड हो गया। ठीक है, यहां पर ऐड हो गया। हाँ जी सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे जाकर ये ग्लूकोज बदल जाएगा फ्रक्टोज में। किस में बदल जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब इस फ्रक्टोज को अपने दोबारा से एटीपी देंगे, दोबारा से क्या देंगे? एटीपी प्रोवाइड करवाएंगे, एटीपी देंगे, और एटीपी देंगे तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज, एटीपी देंगे तो ये बदल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी कि इस बार अब इसमें बाइफॉस्फेट, यानी कि अब इसमें कितने अणु हो गए? 2 फॉस्फेट। तो यहां से एटीपी से बाहर क्या निकलेगा? एडीपी। क्या बाहर निकलेगा? एडीपी बाहर निकलेगा। लो जी, इसमें भी फ्रक्टोज है वो 6 कार्बन की होगी। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया, यहां पर अपने पहुंच चुके हैं। अब यहां से क्या होगा? ये ट्रायोज फॉस्फेट किस में बदल जाएगा? ट्रायोज, ट्रायोज यानी कि ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉइड 3 फॉस्फेट में बदल जाएगा। ट्रायोज का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। ट्रायोज में क्या होता है? ट्रायोज शर्करा क्या होती है? C3H6O3, ये ट्रायोज शर्करा होती है, इसमें बदल गई। यहां से ट्रायोज फॉस्फेट डाइऑक्सी हाइड्रोजन 3 कार्बन H2 अमीनो यहां से बदल जाता है। अब इसके आप NAD प्लस आयन प्रोवाइड करवाओगे तो NADH प्लस आयन में ये बदलकर बाहर निकल जाएगा। तो 2 ट्रायोज फॉस्फेट के अणु एक 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक में बदल जाएगा। अब यहां से इसको आप प्रोवाइड कराओगे ADP, तो ये ADP बदल जाएगी ATP में। किस में बदल जाएगी? ATP में। तो 2 ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल अम्ल में ये बदल जाएगा। ट्रायोज है तो मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन में। अब वापस 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाएगा। फिर आप इसमें जल ऐड करोगे तो 2 फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाएगा। फिर दोबारा से एटीपी बाहर निकलेगी और 2 पाइरुविक अणु बन जाएंगे। 2 क्या बन जाएंगे? पाइरुविक अणु आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा चरण है जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो कितने चरण हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 लगभग 10 चरणों में आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो, या ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो आपका पूरा होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल में पढ़ने का प्रयास करते हैं, थ्योरी में पढ़ने का प्रयास है जो करते हैं। वैसे मैंने आपको सारा समझा दिया है, तो अब इसको थ्योरी में पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्या कहता है थ्योरेटिकल में? ये कहता है कि ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक शब्द से हुई है। जिस कौन सा ग्रीक? ग्लाइकोज शब्द से। कौन से शब्द से? ग्लाइकोज शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूं, आप भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है ना इस वजह से। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पत्ति, ग्लाइकोज अर्थात शर्करा व लाइसिस अर्थात टूटना। ग्लाइकोलिसिस शब्द का अर्थ क्या निकल कर आया है? शर्करा का टूटना। किसका? शर्करा का टूटना। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्लाइकोलिसिस शब्द का अर्थ शर्करा का टूटना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव इबेडेन, ओट्टो मेयर-होफ तथा पारानास द्वारा दिया गया। यानी कि कौन कौन से वैज्ञानिक प्रस्ताव? इबेडेन, ओट्टो मेयर-होफ तथा पारानास द्वारा दिया गया, तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पथ के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पथ। ईएमपी, तो ईएमपी का मतलब इबेडेन, ओट्टो मेयर-होफ तथा पारानास कहते हैं। अनोक्सीजीव, अनोक्सीजीव कौन से होते हैं? अनोक्सीजीव वे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहां पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस कहां पर संपन्न होता है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है? आंशिक ऑक्सीकरण से पाइरुविक अम्ल बनता है। अभी पूर्णतः ऊर्जा नहीं बनी है। आप कह दोगे कि पूर्णतः ऊर्जा बन गई है, नहीं, अभी तक इसकी पूर्णतः ऊर्जा नहीं बनी है, अभी तो आंशिक ऑक्सीकरण हुआ पूरे। मैंने आपको पीछे बताया था कि अलग अलग स्टेप में होता है, बहुत सारे स्टेप बनते हैं, तो ये पूरा लंबा प्रोसेस चलता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? सिर्फ ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। तो ग्लूकोज के एक अणु कितनों में बदलता है? तो पाइरुविक के 2 अणु बनते हैं। देखो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है, और पाइरुविक अम्ल में देखो कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 दूनी 6। यहां से आप याद कर सकते हो। पाइरुविक के कितने अणु बनते हैं? पाइरुविक के 2 अणु बनते हैं। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। पादपों में अगर ग्लूकोज बात करें कि पादपों में ग्लूकोज कहां से आता है, तो सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद होता है। प्रकाश संश्लेषित अभिक्रियाओं का क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है। या संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, और या तो क्या होता है? अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से सुक्रोज बनता है, या जब पौधे भोजन अपना स्टोर करते हैं तो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च। और स्टार्च आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक पॉलीसेकेराइड होता है। सुक्रोज इवनेस्ट नामक एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम कौन है? इवसेंट एंजाइम। यहां पर एक बात मैं और लिखना चाहूंगा, यहां पर मैं यहां भी लिख देता हूं कि जब सुक्रोज को विघटन होता है, सुक्रोज से अपने को क्या प्राप्त करना है? सुक्रोज का विघटन करना है, तो इवसेंट एंजाइम। कौन सा? इवसेंट एंजाइम किस में तोड़ेगा इस सुक्रोज को? ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। इसका सूत्र होता है C6H12O6, और इसका भी सूत्र होता है C6H12O6।
इवसेंट एंजाइम। तो ये आपको एंजाइम ध्यान में रखना है, ये आपको एंजाइम है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये दोनों मोनोसेकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश करता है। अब ये दोनों जो अणु हैं, कौन कौन से अणु, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, सुक्रोज होता है आपका डाइसेकेराइड। क्या होता है, डाइसेकेराइड। और ये दोनों होते हैं आपके मोनोसेकेराइड, जो मैं आपको बहुत बार पिछली क्लास में करवा चुका हूं कि डाइसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए, ग्लूकोज व फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। लो जी, ये कह रहा है कि ग्लूकोज, अब यहां पर देखो एक एक स्टेप को नोट करते जाना कॉपी भी लेकर। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज किस में बदलेगा, तो ग्लूकोज बता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किस में बदलता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। तो यहां पर भी एंजाइम की जरूरत है, तो कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा। ठीक है, क्या होता है यहां पर होता है फॉस्फीकृत होता है। क्या होता है, फॉस्फीकृत, फॉस्फीकृत, यानी कि इसमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो एटीपी इसमें ऐड होती है, तो एटीपी से यहां से बाहर निकल जाता है एडीपी, यानी कि एक फॉस्फेट अणु इसके साथ जुड़ जाता है। यानी कि ये पूरी कहानी कहां तक हुई है, इतना काम हुआ है, इतना। पहला स्टेप, ग्लूकोज टूट गया, फ्रक्टोज टूटा किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। दूसरे में क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या होता है, एक एक चीजों को समझना। पहले स्टेप में क्या हुआ, जो फ्रक्टोज होता है या जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड के रूप में होता है। तो अब फ्रक्टोज को तोड़ना पड़ेगा पहले मोनोसेकेराइड में, यानी कि ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, इवसेंट एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को तोड़ देगा। पहला स्टेप हुआ पूरा। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आसानी से ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है उस चक्र में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही ये प्रवेश हुए तो ग्लूकोज किस में बदलेगा, ग्लूकोज बदलेगा किस में बदलेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलने के लिए यहां पर एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो ये रहा एंजाइम। एंजाइम का नाम मैंने अभी आपको बताया है, क्या नाम होता है, हेक्साकाइनेज, सॉरी भाई, हेक्साकाइनेज एंजाइम के द्वारा ये इसमें बदल जाएगा। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी एडीपी में बदल जाती है। ठीक है, फास्फीकृत हो जाता है। पहला स्टेप हुआ पूरा, पहला स्टेप क्या हुआ आपका, पूरा हो गया। आगे बात करते हैं अगले स्टेप में ये क्या कहना है, अगले स्टेप में ये क्या कहना चाहता है, अगले स्टेप में ये कहना चाहता है कि आपका जो ग्लूकोज का अगला स्टेप जो कहना चाहता है वो देखिए आप क्या कहना चाहता है ये। चलिए अब अपने तीसरे स्टेप में आते हैं। अभी तक अपने यहां एक स्टेप में पहुंच चुके हैं, यहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। इसको मैं पूरा रफ करता हूं। इसको पूरा मैं रफ करता हूं, तो इसको थोड़ा सा आप देखने का प्रयत्न कीजिए, देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा सा आप देखने का प्रयत्न कीजिए, इसको आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। अब अपने आगे चलते हैं। अगले स्टेप में ये क्या कहता है कि ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज की बात करें, किसकी बात करें, ग्लूकोज की। तो अब क्या बन गया, ग्लूकोज फास्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल गया।
ग्लूकोज 6 फास्फेट में है वो आपका बदल गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज का फॉस्फीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका ग्लूकोज है, ये जो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदलेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किस में बदलेगा, फ्रक्टोज 6, किस में बदलेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किसके द्वारा, समवयवीकरण। अब आप पूछोगे कि सर समवयवता क्या होती है या समावयवीकरण क्या होता है, तो वो मैं आपको केमिस्ट्री में भी करवा चुका हूं, जाकर समवयवीकरण वाली क्लास आप देख सकते हो। समावयवीकरण, समावयवीकरण द्वारा ये इसमें बदल जाएगा। यानी कि हम अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां पर कितने स्टेप हुए, पहला स्टेप, सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज, पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो किसके रूप में संचित होता है, स्टार्च या मंड के रूप में। तो उसे पहले डाइसैकेराइड में यानी कि फ्रक्टोज में लेके आना पड़ेगा, और फ्रक्टोज से उसे किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, सॉरी सुक्रोज, माफी चाहेंगे, सुक्रोज, सुक्रोज को किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलोगे तो उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, इवसेंट एंजाइम। अब ये इवसेंट एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने को प्रोवाइड करवा देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, आपके मोनोसेकेराइड होते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड आसानी से ग्लाइकोलिसिस चक्र में चले जाएंगे, आसानी से मोनोसेकेराइड चक्र में चले जाएंगे। वहां से क्या होगा, वहां से अब एटीपी ऊर्जा ऐड होगी। एटीपी यानी कि फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वहां से क्या होगा, जो फास्फेट का एक समूह होगा वो ग्लूकोज साथ ऐड होकर क्या बना लेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और बाहर क्या निकल जाएगी, एडीपी निकल जाएगी। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, फॉस्फीकृत बोलेंगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसमें उपयोग होगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में बदलेगा, जो आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदलेगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। किसके द्वारा, यानी कि यहां पर होता है आपका समावयवीकरण। क्या होता है यहां पर आपका, समावयवीकरण होता है। क्या होता है, समावयवीकरण होता है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है। ध्यान रखना, जो 11th क्लास की बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जो 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। और अनदर जो आपका अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ग्लूकोज को सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये साइकिल आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जामिनर वही क्वेश्चन फोकस करता है जो आप स्किप करते हो, कि आप ये तो टफ है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा, तो एग्जामिनर वही पूछता है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं लिया जाता, या एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो फिर सर क्यों बनाया जाता है, एग्जाम बनाया जाता है आपको फेल करने के लिए, या आपको एग्जाम लिया जाता है आपको फेल करने के लिए। सर फेल ही करना है तो फिर एग्जाम क्यों लेते हैं, हाँ यही तो कैपेबिलिटी है। अब आप उस जो एग्जामिनर चाहता है आप उसके दिमाग से खेलो, उसके दिमाग से खेलो, फिर आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, फिर आप लाखों की भीड़ से आगे निकलोगे। ठीक है, तो ये नीट लेवल तक जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैप्टर रहने वाला है। मैं इसको, अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी बायोलॉजी की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पहले वाली बायोलॉजी जो मैंने नॉर्मल बोर्ड पे करवाई है वो आपको कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद में इस बायोलॉजी के करोगे तो ही आपका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। अब ग्लूकोज व फ्रक्टोज के उपापचय के बाद क्रम के एक समान होते हैं, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के क्रम उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं, यानी कि अब आगे का स्टेप होगा वो थोड़ा बहुत सेम होगा। आगे का स्टेप क्या होगा, थोड़ा बहुत सेम होगा। ठीक है, चलिए ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरण आपको चित्र में मैंने दिखाई दिए गए हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण होता है। लो जी, यहां से आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप होते हैं, तो आप कहोगे कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप। अब 10 स्टेप हैं, 10 चरण है क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं है कि हाँ पहले से सीधा 10 में चले जाएंगे, नहीं, पहले पहला स्टेप कवर करना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और सभी में अलग अलग एंजाइम्स की भी जरूरत होती है। ग्लाइकोलाइसिस के
विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिनमें एटीपी का उपयोग अथवा संश्लेषण होता है। यानी कि आपको उन चरणों पर ध्यान देना होगा जहां पर एटीपी का उपयोग होता है तथा एटीपी का संश्लेषण होता है। तो कहां कहां पर आपको ध्यान रखना है उनको मैं थोड़ा सा अलग से स्टार लगाता हूं। पहले इसको मिटाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा हो गया ये मैटर। इसको पहले मैं मिटा देता हूं ना, फिर अपने इसको आगे जिक्र करते हैं। चलिए, अब ये ज्यादा मेरे को मिटाना भी नहीं आता, क्या करें। चलो, पहला तो आपको ये स्टेप ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है, तीसरा ये ध्यान रखना है, और चौथा ये ध्यान रखना है, पांचवा ये ध्यान रखना है और छठवां ये ध्यान रखना है। यहां पर एटीपी का उपयोग और संश्लेषण दोनों हो रहा है। चलिए, एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। एटीपी का उपयोग कितने चरणों में होता है? तो एटीपी का उपयोग होता है वो आपके 2 चरणों में होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है एटीपी का उपयोग? 2 चरणों में होता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, कौन कौन से हैं वो 2 चरण। तो करते हैं शुरू। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है, तो पहला चरण कब होता है? जब ग्लूकोज किस में बदलता है? 6 फास्फेट में बदलता है। यानी कि पहले स्टेप में क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ठीक है। और दूसरे चरण फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में परिवर्तित होना। और दूसरा स्टेप क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में बदलेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट बदलता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, बिस फास्फेट, बिस फास्फेट, बिस फास्फेट में बदलता है, ठीक है। 2 स्टेप। फ्रक्टोज बिस फास्फेट टूटकर डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट तथा 3 फास्फोग्लिसराइड PgL बनाता है। अब ये टूटकर फ्रक्टोज 6 बिस फास्फेट विघटित होकर 2 चीजें बनाएगा। विघटित होकर क्या बनाएगा? 2 चीजें बनाएगा। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली है डाई हाइड्रो, डाई लिखने पड़ेंगे आपको नाम, ये डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा। और एक तो ये बना देगा, और दूसरा क्या बनाएगा? इसको बोलते हैं तथा डाईऑक्सोफॉस्फेट, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। और दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा बनाएगा आपका फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसरैल्डिहाइड, जिसको आप बोलोगे PgAl, PgAl, फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ठीक है। PgAl आपको याद रखना है। जब PgAl का एक 1,3 बाई फास्फेट BPGA में परिवर्तित, अब ये PgL किस में? PgAl किस में बदलेगा? ये बदलेगा किसमें? BPGA, यानी कि 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है। तो NAD+ से NADH+ हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है।
यहां पर क्या होता है, NAD प्लस से क्या बनता है, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। PgAl से दो समान अपापचयन रेडॉक्स दो हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NADA के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PgAl ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर BGP में परिवर्तित हो जाता है। अब DPGA का 3-फॉस्फोगिल्सरॉलिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली अभिक्रिया है। यहां पर क्या है, DPGA किसमें बदलेगा, 3-फॉस्फोगिल्सरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली अभिक्रिया। यहां पर होता है ऊर्जा का उत्पादन, यहां पर होता है ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अब और आगे बात करते हैं, क्या कहना चाहता है ये। इस ऊर्जा का उपयोग एटीपी का निर्माण में होता है, यानी कि यहां पर होता है एटीपी का निर्माण। याद रखो, एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, फास्फोगिल्सरिक अम्ल में परिवर्तन होता है, तब एटीपी का निर्माण होता है। पीईपी का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी एटीपी का निर्माण होता है। तो अब ये पीईपी का पाइरुविक अम्ल में बदलना भी क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने एटीपी के निर्माण का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? बाद में गणना करेंगे भाई, कोई बात नहीं। पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। लो भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइकोलिसिस चक्र का मुख्य उत्पाद क्या है, तो आप कह दोगे कि ग्लाइकोलिसिस चक्र का मुख्य उत्पाद होता है वो आपका कौन होता है, पाइरुविक अम्ल होता है। पाइरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है, यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख कारक होते हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पाइरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। अब ये पाइरुविक अम्ल किस किस में 3 संभावनाएं बनती है। ये कह रहा है कि ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, आंशिक ऑक्सीकरण, जिससे क्या बना, पाइरुविक अम्ल बना। अब ये पाइरुविक अम्ल की आगे कोशिका के अनुसार यह कहना चाहता है कि ये 3 प्रमुख तर्क हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पाइरुविक अम्ल का उपयोग करती है। अब पाइरुविक अम्ल को 3 अलग अलग जगहों पर उपयोग किया जाएगा। पहला, पाइरुविक अम्ल से आप लैक्टिक अम्ल बना सकते हो। लैक्टिक अम्ल कहां बनेगा, किण्वन। लैक्टिक अम्ल कहां बनेगा, मांसपेशियों में बनता है, आपको याद हो तो मांसपेशियों में बनता है या किण्वन के द्वारा भी। अगला है किण्वन के द्वारा अल्कोहल बन सकता है और अनदर चीजें भी बन सकती हैं। लैक्टिक अम्ल, किण्वन, अल्कोहलिक किण्वन तथा ऑक्सीसांस। अगला है ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीसांस। तो क्या क्या हो सकता है, एटीपी लैक्टिक अम्ल बन सकता है, अल्कोहल बन सकता है और ऑक्सीसांस। पाइरुविक अम्ल से ये 3 चीजें बन सकती है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय यूकेरियोट में किण्वन होता है। अधिकांश में क्या होता है, किस किस में किण्वन होता है, या तो प्रोकैरियोटिक या एक सिंगल यूकेरियोटिक सेल। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जलने के हेतु जिम्मेदार क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। अब अगला चक्र कौन सा होगा, क्रेब्स चक्र, जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस लेना कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि अब जरूरत पड़ेगी अपने को ऑक्सीजन की। पाइरुविक के आगे का जो काम होगा वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और आगे का काम को बोलेंगे क्रेब्स चक्र के बारे में। क्रेब्स चक्र के माध्यम से हम आगे के चक्र है वो समझेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ है, ग्लूकोज का आंशिक श्वसन हुआ है। ग्लूकोज का क्या हुआ है, आंशिक श्वसन हुआ। ठीक है, तो ये था अपना ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो मैंने आपको करवा दिया है लगभग 10 या 15 मिनट में। तो इसको देखना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आपको समय लगे। नोट्स तैयार करना, एक एक स्टेप को समझना, सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। अब अगली क्लास में बात करेंगे अपने किण्वन के बारे में। किसके बारे में, किण्वन के बारे में, कि किण्वन क्या होता है। किण्वन के बारे में अगली क्लास में हम समझेंगे। चलिए, काफी है, इतना बहुत है, एक बार इतना। ठीक है, चलिए, तो कैसी लगी आपको क्लास, ग्लाइकोलिसिस चक्र? अच्छा ही लगा होगा, अच्छे से करवाया है तो। इसी के साथ साथ आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का NTA, UGC, CSIR नेट का एग्जाम है तो अपना एग्जाम अच्छे से करके आना। एग्जाम में बिल्कुल प्रेशर मत लेना, नेगेटिव मार्किंग होगी,
ध्यान रखना है इस बात का। और 2 शिफ्टों में पेपर होना है, एक सुबह वाली शिफ्ट, एक शाम वाली शिफ्ट। सुबह वाली शिफ्ट में 7 बजे एंट्री शुरू है, 8 बजे तक आपकी एंट्री होगी, 8 से 9 बजे तक आपको अंदर, मतलब 8 बजे आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। वहीं दूसरी पारी में 1 बजे से दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपकी एंट्री होगी, 2 से 3 के बीच में, 3 से 6 के बीच में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी, यानी 3 से 6 बीच में आपका एग्जाम होगा। तो अच्छे से अपना एग्जाम करके आइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जैसा जैसा जिसका एग्जाम होता है वो हमें थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर दें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।